13 ऑक्सीजन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो 13 ऑक्सीजन जो होते हैं ना वो होते हैं 6.5। 6.5 जो होता है ना वो 13 ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। 6.5 ऑक्सीजन मोल चाहिए, तो 6.5 मोल कितना वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आपका अगर ये 1 मोल है तो ये 6.5 है, तो यानी कि अगर 10 सीएम क्यूब है ना तो ये 65 सीएम क्यूब चाहिए होगा ऑक्सीजन। 65 सीएम क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी वैल्यू का 21% 65 है, 65 सीएम क्यूब है, तो उसका 100% क्या होगा, ठीक है। 100% के लिए 65 को आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि 65 किस वैल्यू का 100%, 21% है वो आप निकाल लें। 65 डिवाइडेड बाई 21 इज 309.5, मतलब 310। डी आंसर है, x इज इक्वल टू 310 सीएम क्यूब। ये समझ में आया बेटा आप सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे अभी यहीं पे। क्लियर है तो क्लियर लिख दें चैट में, और नहीं समझ में आया तो पूछ लें, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं उस हिसाब से। क्लियर है, तो 1 का आंसर जो है वो डी आ गया है हमारे पास। वन का आंसर डी है। उसके बाद 2 सॉल्व करते हैं हम। 2 में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो सही है। तो आपको पता है वो एक्सप्रेशन सही है जिसमें 63 मल्टीप्लाई हो रहा हो 56.36 से, वो तो सब में ही हो रहा है। उसके बाद ऐड हो रहा हो 25.4165 से, 25.41 इंटू 65। उसके बाद तीसरा तो आया ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा होना चाहिए which expression can be used to calculate relative atomic mass of copper present in the sample। डिवीजन में इन दो का सम आना चाहिए। देखो बेटा, बात ये है कि ये जो मास आ रहा है ना 197, इतना फर्क नहीं होता मासेज में। आपको पता है ना आइसोटोप्स के जो मासेज होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इस वजह से मैंने आपको दिया था टेस्ट में कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मैंने ओ लेवल्स में भी जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे उनको मैंने बताया था कि आइसोटोप्स में जो फर्क होता है ना न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। अगर एक कॉपर का मास 63 है और एक कॉपर के एटम का मास 65 है, तो ये 2 यूनिट का फर्क क्यों आया है? क्योंकि कॉपर 65 में कॉपर 63 से 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है। प्रोटॉन तो दोनों के 29 ही होंगे, प्रोटॉन नंबर दोनों के 29 होगा। अब हाउ इज इट पॉसिबल कि कॉपर का प्रोटॉन नंबर 29 रहे और उसका मास 197 हो जाए? 197 का तो बेटा मतलब हुआ कि 130 से भी ज्यादा न्यूट्रॉन का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक 130 से ज्यादा न्यूट्रॉन ऐड करोगे तो ये आएगा। तो डज दिस वैल्यू मेक सेंस? डज दिस मेक्स एनी सेंस? इसका मतलब है ये कोई इम्प्योरिटी है सैंपल में, क्योंकि वैसे भी उन्होंने बोला था एलॉय ऑफ कॉपर, प्योर कॉपर नहीं था, एलॉय। एलॉय में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, कॉपर के अलावा दूसरा मेटल भी मिक्स हुआ हुआ होगा। तो आपने 197 को यूज नहीं करना था, ठीक है। तो जिन कैलकुलेशन में 197 यूज हो रहा है वो कैलकुलेशन गलत है। इसको मैंने क्यों गलत कहा है? क्योंकि ये 18.5 यूज कर रहा है, 18.5 यूज नहीं होगा, वो 197 का है। 18.5 या 197 यूज नहीं होगा। आपकी कैलकुलेशन ये सही है, सी। कोई क्वेश्चन है तो बेटा इसमें पूछें अभी।
अगर समझ में आ गया है तो बता दें। ओके, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 10 centimeter cube of ethane is burned in 45 cm cube of oxygen at a pressure of 101 kilopascal and 200 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहे हैं कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा when the reaction is completed measured under the same conditions। चलें, अब जरा हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। ईथेन C2H6 plus O2 producing 2CO2 plus 3H2O। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 2 जा 4 और प्लस 3 7, तो 3.5 लगेगा, तो 1:3.5 का रेशो हो जाएगा। तो अगर इसका 10 cm क्यूब है तो इसका 35 cm क्यूब चाहिए था। आपने दिया है इसका 45 cm क्यूब, जिसमें से 10 cm क्यूब तो ऑक्सीजन बच जाएगी, 10 cm क्यूब ऑक्सीजन लेफ्ट होगी आपके पास। उसके बाद आपके पास 20 cm क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और उसके बाद आपके पास 30 cm क्यूब वाटर बनेगा। क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है 200 डिग्री, तो बेटा 200 डिग्री पे तो वाटर लिक्विड नहीं होगा ना, वाटर गैस होगी। ठीक है, तो 30 cm क्यूब आपके पास ऑक्सीजन कार्बन वाटर बनेगा। तो 20 प्लस 30 60 cm क्यूब आपके पास टोटल गैसेस बनेंगी। 20 cm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड formed and 30 cm क्यूब ऑफ H2O formed, स्टीम। इसलिए आपका आंसर डी है, 60। कोई सवाल इसमें? अगर समझ में आ गया तो बता दें और नहीं आया तो पूछ लें। सर इसमें किलो पास्कल का कोई काम नहीं था मतलब? नहीं, कोई काम नहीं था इसमें, बस ये देखना था आपने कि आपके पास स्टीम है। एक सेकंड, ठीक है। कोई और सवाल? इसका आंसर डी है, 3 का। आंसर डी है। और 4, a sample of solid ammonium chloride decomposes on heating। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड कन्वर्ट होता है अमोनिया में और HCl में। अ टोटल ऑफ 2.4 into 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज फॉर्म। नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं गैस के, जिससे आप मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप एवोगैड्रोस कांस्टेंट से डिवाइड करें तो मोल आ जाएंगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द गैसियस प्रोडक्ट्स। क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट्स की बात की है, ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट्स में अमोनिया के साथ साथ HCl भी आ जाएगा। सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन लिखें अमोनियम क्लोराइड की, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन लिखें, ताकि आप देखेंगे इसकी बैलेंसिंग सही है कि नहीं है। तो इसकी बैलेंसिंग सही है, तो दैट मीन जितने मोल अमोनिया के बनेंगे ना उतने मोल HCl के बनेंगे, बराबर बराबर मोल। सबसे पहले तो बेटा आप मोल निकाल लो। मोल होते हैं 2.4 into 10⁻21 डिवाइड बाय 6.02 into 10⁻23। जरा बेटा मुझे आंसर बताएं इसका। 2.4 एक्सपोनेंट 21 डिवाइड बाय 6.02 into 10⁻23, क्या आंसर आया?
3.98 into 10 to the power minus 3. 3.98 into 10 to the power minus 3. बाकी बच्चे वेरीफाई करें जरा, हमारी सारी कैलकुलेशन इस पे बेस करेगी। सर यही आ रहा है। ठीक है, यही आंसर है। अब ये मोल किसके हैं? ये अमोनिया के मोल हैं, मोल NH3। अब इसमें ना, अच्छा ये मोल इसके हैं 3.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और यही मोल इसके हैं 3.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अमोनिया में के एक मोल में, अमोनिया के एक मोल में हाइड्रोजन के 3 मोल होते हैं, और HCl के एक मोल में हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। तो यानी कि 3.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 4 करना पड़ेगा आपको टोटल हाइड्रोजन के मोल्स निकालने के लिए। ये 4 वाली बात समझ में आई बेटा सबको? अगर नहीं आई तो जरा माइक म्यूट करके अनम्यूट करके अभी पूछ लें, तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। सर रिपीट कर दो। सर रिपीट कर दें। देखें बेटा, आपने जो मोल निकाले हैं ना 3.98 इंटू 10 माइनस 3, ये NH3 के आए मोल। उसमें नाइट्रोजन के एटम कितने होंगे? इतने ही होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो एक है। पर हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? इस वैल्यू का 3 टाइम्स। इस वैल्यू का 3 टाइम्स होंगे ना, NH3 है। सर ये टोटल मोल नहीं होंगे? टोटल मोल किसके? देखिए 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 21 मोल्स ऑफ गैस इज प्रोड्यूस। तो HCl मॉलिक्यूल्स बोला है, मोल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स। molecules of gas is formed। ये तो पार्टिकल है ना बेटा, तादाद है ये। आपको पता है ना, जब एक मोल होता है किसी भी चीज का, एक मोल, तो कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। आपके पास कितने मॉलिक्यूल बने? 2.4। तो मोल कितने होंगे एक्स? तो वो आपने निकाल लिया ना, ये आंसर आ गया आपके पास 3.98 x-3 मोल आ गया। पर ये मोल किसके आए? अमोनिया के आए। आपका सवाल अमोनिया के मोल के थोड़ी है, आपका तो हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर सवाल है। अच्छा ये बताओ, अगर एक अमोनिया है तुम्हारे पास, एक अमोनिया, तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3 और 10 अमोनिया है तो 10 30। 30। और अगर आधा अमोनिया है तो 1 नहीं 2 1.5। 1.5। 1.5। तो अगर इतनी अमोनिया है 3.98 इंटू 10 तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से कर रहे हो ना मल्टीप्लाई, तो 3 से सर मल्टीप्लाई ये कर जो दो। मोल्स आ रहे हैं 3.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3, ये तो टोटल मोल्स होंगे ना अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के? नहीं, अमोनिया के अलग और हाइड्रोजन क्लोराइड के अलग, क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में 1:1 का रेशियो है ना। जितने मोल अमोनिया बनेगी उतने ही मोल HCl बना होगा। सर नहीं, यहाँ पे लिखा है 2.4 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स टोटल फॉर्म है। उससे उसमें NH3 के भी होंगे, HCl के भी होंगे। जब मोल्स निकाले तो वो टोटल मोल्स होंगे ना दोनों के? बिल्कुल टोटल मोल होंगे, तो मैंने तो उसी एक नंबर को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया ना। मैं तो अभी अलग अलग समझा रहा हूँ कि NH3 में H3 है और HCl में H1 है, तो मिलाकर 4 हैं। तो यही नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 से तो कर नहीं रहा। अभी तो मैं पहले समझा रहा हूँ कि मैं इसमें से 3 लेकर आऊंगा और इसमें से 1 लेकर आऊंगा, कंबाइन 4 होंगे H। अच्छा सर, सही है। ठीक है, तो कंबाइन 4 से मल्टीप्लाई होगा। आप बताएं जरा आंसर, कितने हाइड्रोजन के एटम्स के मोल्स हुए? 4 से मल्टीप्लाई करें 3.98 इंटू 10⁻³ को, क्या आंसर आ रहा है? जी आंसर बताएं। 0.015 1.5 इंटू 10⁻², 1.592 इंटू 10⁻² मोल्स आ गए। ये मोल्स आ गए हाइड्रोजन के, मोल्स हैं।
ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस जगह पे पार्टिकल्स में। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एक मोल में पार्टिकल होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मोल कितने हैं 1.592 इंटू 10⁻⁻2। पार्टिकल कितने होंगे x निकालने के लिए 1.592 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 करें। ये करें, इनमें से कोई आंसर आएगा ABCD में से, देखें क्या आंसर आ रहा है। नाइन 9.6 डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है भाई, एक बच्ची ने बताया हमें। बाकी बच्चे कंफर्म करें जरा। जी सर, डी आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है, क्वेश्चन 4 का आंसर डी है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर sodium azide NaN3 decomposes as shown. Which volume of nitrogen measured at room temperature and pressure will be produced by the decomposition of 150 ग्राम? तो इसके लिए आप क्या करें कि आप नाइट्रोजन का तो इसका मास टू वॉल्यूम रेशो लिख लें, NaN3 रेशो N2। इसके 3 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं। 3 मोल का जो वॉल्यूम होता है यू शुड नो इज 72 dm³। और इसका मास आप यार इसका अपने मास निकालना है, ठीक है। तो एक मिनट, that is 14 times 3 plus 23 times 2 is 130। इसका 130 है, 130 पर इतना है, आंसर बी होगा मोस्ट प्रोबेबली। 130 ग्राम्स पर 72 है, तो 150 ग्राम्स पे कितना होगा x? तो 150 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 130 इज 83। तो बी आपका आंसर है, x इक्वल्स टू 83 dm³। कोई सवाल बेटा इसमें? 5 का आंसर बी है। क्लियर है सबको? जी असफर, माइक अनम्यूट करें जरा। जी सर। क्या समझ नहीं आया बेटा? सर ये जो आपने क्रॉस मतलब ये जो बैलेंसिंग करी है, थोड़ा समझा देंगे, ये जो मास वगैरह और वॉल्यूम वगैरह जो आपने लिखा है, राइट?
ये जी सर जी, 130 और 7, ये वाला पार्ट समझा दें। ये वॉल्यूम कहाँ से 72 कहाँ से लिखा है मैंने? नहीं ये नहीं, पूछ ये पूरा पार्ट, ये जो आपने पूरा पार्ट समझाया है। बेटा क्वेश्चन में किन दो चीजों के बीच रेशियो है, आप क्वेश्चन पढ़ के बताएं। किन दो चीजों के बीच रेशियो है क्वेश्चन में? सर सोडियम और नाइट्रोजन। सोडियम तो नहीं कहा उसने कहीं पे। सोडियम का तो जिक्र भी नहीं है पूरे क्वेश्चन में कहीं। सोडियम कहाँ लिखा हुआ है? सोडियम सॉरी, सोडियम एजाइड और नाइट्रोजन। ये रहा सोडियम एजाइड, ये रहा नाइट्रोजन। ठीक है, इनको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब किसकी क्या क्वांटिटी दी हुई है, किसका मास है किसका वॉल्यूम है, ये बताएं। सर सोडियम एजाइड का मास है 150। इसका मास है और सर वॉल्यूम है उसका, नाइट्रोजन का वॉल्यूम मतलब मालूम करना है। अच्छा ये बताएं 3 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है? 3 नाइट्रोजन लिखा है, 3 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है? जी भाई कहाँ गए? सर ये वाली चीज पूछा था मैं। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? सर 24 होता है डीएम क्यूब शायद। आपने हमारी क्लासेस कब ज्वाइन की हैं बेटा? सर मैं असफर हूँ सर, आपको याद नहीं जी है वो जो नया नया जो ज्वाइन हुआ था सब्जेक्ट में। मतलब कब, अभी कल परसों? असफर A2, अच्छा नहीं सर, सब्जेक्ट जब चेंज। मोल्स एंड हुआ था, जब उसी वक्त जब मोल्स का एंड चल रहा था जब। आप A2 भी क्लासेस ले रहे हैं ना? ये सर दोनों की, A2 और AS दोनों की, आपने बोला था कि नहीं तुम दोनों को एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते वो। अच्छा चलें, अब बेटा आप यहाँ समझें, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 24, ये स्टैंडर्ड है हमारे पास, नोन फैक्ट है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 24 होता है। यहाँ 3 मोल दिए हैं तो 24 × 3 हो जाएगा, तो 72 वहां से आया है हमारे पास। आप एक काम ये करें कि अभी ये बच्चे टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, इस आपको अभी चीजें सीखनी है, तो आप ये करें कि अभी आपका लेवल इसके अंदर बिल्कुल 0 लेवल पर है। ठीक है, आपको इसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को। उसके लिए मेरी वीडियो का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वहां से ये देखें जरा, ये सारी वीडियोस आप जाके देखें। ये लिंक जरा कॉपी करें। ओके सर ओके। आपको दिया था पहले मैंने क्या? ये पहले दिया था? नहीं?
नहीं सर, मेरे ख्याल है आपने गूगल क्लासरूम का जो था वो ये दिया था। लिंक है, इसकी पिक्चर लो बेटा। ले लिया बेटा? जी सर, ले ली। ठीक है, वेरी गुड, बेस्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की डिस्कशन की तरफ। आपको अभी चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसमें मोल्स का कंटेंट है वो पूरा रिवाइज करो बेटा, ठीक है? अच्छा, 6.9 ग्राम, अच्छी बात है आप पूछ रहे हो, ताकि मुझे समझ में आ रहा है कि अभी आपको चैप्टर नहीं आता है, आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपने सब्जेक्ट चेंज किया है, तो आपको केमिस्ट्री, जैसी बात है, आपका 1 साल का गैप भी होगा। ऑब्वियसली आपने ओ के बाद गैप आ गया है ना आपका बेटा 1 साल का बीच में? जी सर, मैं इस दफा एक्सेल दूंगा केमिस्ट्री का। हाँ, तो 1 अब साल आप का पहले जो है, अब आप ये करें कि अच्छी बात है, अब हमारे साथ नेक्स्ट चैप्टर, अभी सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है, अगले चैप्टर से आप हमारे साथ रहें। पर ये जो चैप्टर हो गया है, इसमें जो आप बात पूछ रहे हैं वो बहुत बेसिक बात है, उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि अभी आपकी जैसी बात है, गैप है, तो आपको नहीं आता, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप ये वीडियोस देखो, इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, सही है? ओके सर। 6.9 जो है, क्वेश्चन 6 जो है, सॉरी, 6.9 ग्राम ऑफ अमोनियम सॉल्ट इज हीटेड with an excess of aqueous sodium hydroxide, the volume of ammonia produced measured under is this much, अमोनिया इतना। कौन सा अमोनियम सॉल्ट इस्तेमाल हुआ है? तो इसके लिए ना अलग अलग सॉल्व करने के लिए ना डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम एक अमोनियम सॉल्ट लेंगे X, ठीक है, और उसको आप NaOH से रिएक्ट करेंगे, और उससे जो अमोनिया बन रही है NH3, ठीक है, उससे रेशो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो दो है ना, बी और सी, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड, इनमें 1:1 का रेशियो होता है, और अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट में 1:2 का रेशियो होता है। बेटा आपको दो इक्वेशन लिखना पड़ जाएंगी। एक पहले आपने लिखना पड़ जाएगी 1:1 के रेशियो की। 1:1 का रेशियो होता है अमोनियम एनाइन। आपको इस तरह थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जिस तरह मैंने अमोनियम एनाइन लिखा है, आपको मेरी बात इतनी क्लियर समझ नहीं आ रही होगी। मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं उसको जो है ना, आपको अमोनियम क्लोराइड लिख देता हूँ, ठीक है? मैं ये करना चाह रहा हूँ कि चाहे यहाँ क्लोराइड लगाओ चाहे नाइट्रेट लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, प्लस NaOH। तो यहाँ क्या बनेगा? NH3 प्लस H2O प्लस NaCl। ये आपकी ओ लेवल की इक्वेशन है सॉल्ट्स, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के चैप्टर की। कि जब अमोनियम सॉल्ट्स को बेस से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस बनती है। ये इक्वेशन इस वक्त बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चेक कर लें, इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है? तो ये इसलिए मैंने 1:1 कहा था। ये इक्वेशन अमोनियम नाइट्रेट की होती है। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट लिखते हैं ना, तो ये इक्वेशन बनती 1:1 सॉल्ट की। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे Mr, क्योंकि फर्स्ट करो मैं इसको अननोन कंसिडर कर रहा हूँ कि Mr मुझे इसका नहीं पता, और इसके नीचे लिख रहा हूँ 24 dm³। इसके नीचे 24 dm³ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ 1 मोल है, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम 24 dm³ होता है। क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है 22.51 dm³, और यहाँ मास दिया हुआ है 6.9 ग्राम। तो पहले तो MR को सब्जेक्ट बनाया और बताएं कि MR 53 आ रहा है या 80 आ रहा है। अगर 53 और 80 में से कोई आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और अगर 53 और 80 में से नहीं आ रहा है इसका MR, तो फिर हमें 1:2 वाले रेशियोज की तरफ जाना पड़ेगा जो A और D हैं। जरा सॉल्व करके बताएं MR कितना आ रहा है। तो 65.9 आ रहा है। हाँ, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अगर 65.9 आ रहा है तो हमारा ये आंसर नहीं है।
अब आपको रेशो चेंज करना पड़ेगा 1:2 में। 1:2 का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपको यहाँ से क्लोराइड हटाया आपने और यहाँ पे आपने कार्बोनेट लगा दिया, सल्फेट लगा दिया, तो अमोनियम, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बेटा, रुकिए उधर। जी सॉरी। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंसिंग में फर्क पड़ेगा पूरी। यहाँ से 2 हटा दें, यहाँ 2 लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब नाइट्रोजन 2 हो गए तो हाइड्रोजन हो गया आपके पास 3 2 6 + 2 8, 4 2 8। बहरहाल इसको पूरी को बैलेंस करते हैं, इसको पूरी को बैलेंस करें तो आपके पास नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गए, अमोनियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के लिए ये सॉल्ट चेंज होगा, कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ये Na2CO3 बनेगा, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा आपके पास, इससे आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 48 dm³। बाकी चीजें सेम रहेंगी। अब जरा एमआर निकालें, क्या आएगा। अब एमआर या तो 96 आ जाएगा या तो एमआर 132 आ जाएगा, कोई एक आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। निकालने बेटा जरा। तो 131.9 आ रहा है। 131.9 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, डी आंसर है। समझ में आया बेटा कैसे सॉल्व हो रहा था ये? एक क्वेश्चन है जी बोले। सर, हमें इसमें तो सबके इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना सर, हमें तो नहीं पता कहाँ पे 1:1। बनाना पड़ेगी। तो फिर बहुत सारा टाइम लगेगा सर एक MCQs के लिए। जी आपको सबकी इक्वेशन बनाना पड़ेगी बेटा। तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा सर? जी टाइम कंज्यूमिंग होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल। तो क्वेश्चन पेपर जो है ना इक्वली डिवाइडेड नहीं होता, कभी कभार क्या होता है, कोई ऐसा एमसीक्यू होता है जो 30 सेकंड में हो जाता है, कोई ऐसा एमसीक्यू होता है 4-5 मिनट में होता है, ठीक है। तो इसके लिए ना जो बच्चों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उनको फायदा होता है ऐसे क्वेश्चन में। जिन्हें अंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें फॉर्मूला देख के पता है कि इसमें और इन फॉर्मूलाज में इन दो में 1:1 का रेशो है और इन दो में 1:2 का रेशो है, तो वो क्या करेंगे, वो फौरन से लिखेंगे MR रेशो 24 इन दो के लिए, और इन दो में लिखेंगे MR रेशो 48, ठीक है। और यहाँ नीचे लिख देंगे 2.51 और यहाँ नीचे लिख देंगे 6.9 और यहाँ नीचे लिख देंगे 2.51 और यहाँ लिख देंगे 6.9। इसको चेक करेंगे, उसको चेक करेंगे, इनमें से कोई एक MR मैच हो जाएगा। इतनी सी कैलकुलेशन करेंगे वो शॉर्टेस्ट, जिनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड होंगे। जिनके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे वो पूरे इक्वेशंस के साथ जाएंगे। क्योंकि देखो अभी तो आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट होंगे कि अगर मैं उनको ये लिख दूं कि अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH क्या बनता है, तो उनसे जवाब नहीं आएगा, उन्हें नहीं आता। उनके लिए तो फिर एक दूर की कहानी है ना बेटा, ठीक है। बहरहाल आंसर डी है। 6 का 5 कर लिया था हमने, 5 का आंसर क्या था? 5 का आंसर आपका था बी और फिर ये डी, बी और फिर ये डी। जल्दी से 7 8 9 10 करें, टाइम कम है। 7 0.25 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली अंटिल इट डिकम्पोजेस कंप्लीटली। अब जैसे कि वही वाली बात, मैग्नीशियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की इक्वेशन। अब आपको अगर पता ही नहीं है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ये है, तो आप गए। आपको अगर ये पता ही नहीं है कि उसकी डिकम्पोजिशन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है, तो भी आप गए।
अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 लगाना नहीं आता तो भी आप गए इस इक्वेशन में। ये सब इन लोगों के लिए नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आपने निकालना है इस पूरे का मैक्सिमम नाइट्रेट का एमआर, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी है। टोटल वॉल्यूम 5 मोल है, 5 मोल। एक 5 इंटू 24 करें 128, 5 इंटू 24 कितना बना बेटा? 120। ठीक है, 120 डीएम क्यूब इसकी वॉल्यूम बन रही है। इसका कंबाइंड वॉल्यूम हमें निकालना है। मास दिया हुआ है 0.25 ग्राम। इसका एमआर निकाल लें, मैग्नीशियम नाइट्रेट का एमआर निकालें और 2 से मल्टीप्लाई करें। ऑक्सीजन है 16 टाइम्स 3 48 प्लस 14 नाइट्रोजन टाइम्स 2 प्लस 24 टाइम्स 2 इज 296। 296 है पूरे का मास, 296 ग्राम्स। 296 ग्राम्स गिव्स 120 ग्राम्स। ये कितना देगा? एक्स की वैल्यू निकालें। बहुत छोटी आना चाहिए। अच्छा, आपके आंसर डीएम क्यूब में आएगा, आपका आंसर डीएम क्यूब में आएगा और यहाँ आंसर सीएम क्यूब में नहीं है। तो मैं आपकी आसानी के लिए क्या करता हूँ, इसको डीएम क्यूब में ही कर लेता हूँ। 1000 सीएम क्यूब में ही कर लेता हूँ। 120,000 सीएम क्यूब कर लें इसको, ताकि आपका आंसर डायरेक्ट सीएम क्यूब में आ जाए। 120,000 से मल्टीप्लाई करें इसको। 0.259 इंटू 120,000 डिवाइडेड बाय 296 इज 105। 105 बन रहा है, मतलब 101 के करीब आ रहा है। ये आंसर में फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपने मैग्नीशियम का मास लिया है ना वो 24 लिया है, जबकि पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम का मास 24.3 है। मैग्नीशियम का मास इज 24.3 अगर आप देखें तो 24.3 से फर्क पड़ रहा है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। नाइट्रोजन 16 टाइम्स 3, ऑक्सीजन 16 टाइम्स 3 इज 48 प्लस 14 इज 62। 62 टाइम्स 2 इज 124। 124 प्लस 24.3 is 148.3. 148.3 into 2 is 296.6. 0.6 ला आ रहा है यहाँ पे, बस 0.6। इस 0.6 को यूज करें, देखिए आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। 0.259 into 120,000 divided by 296.6 is 104 बन रहा है। अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया ना, ये 25.9 नहीं है, 25 ग्राम है। 25 ग्राम है। 0.25 इंटू 120,000 डिवाइडेड बाय 296.6 एग्जैक्ट आ रहा है 101। सी आंसर आ रहा है। 0.25 से मल्टीप्लाई करना था इसको। सही है, सी आंसर है आपका क्वेश्चन 7 का। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? सर डीकम्पोजिशन की जो है इक्वेशन लिखते कैसे है? ये याद होना चाहिए बेटा, ओ लेवल से लेकर लिखना अभी ही है। तक। जी, ओ लेवल में मेटल्स के चैप्टर में है। ओह, ठीक है, ओ लेवल्स में आप मेटल का चैप्टर खोलें, उसमें मेटल कार्बोनेट्स और मेटल नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन की इक्वेशंस हैं। अच्छा, a 7.5 gram sample of copper to carbonate is added to 25 cm cube of 2 mole per dm cube hydrochloric acid. Which volume of gas is produced under room conditions? अब देखो बेटा, कहाँ गई तुम आयशा? अभी ओ लेवल में लिखवाया है ना मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन। अब ये तो जी। कंप्लीट करना आना चाहिए ना। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे इक्वेशन में? मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये नहीं करा तो बस गए। ठीक है, तो अब इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगेगा। इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब जरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल निकालो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल कैसे निकलेंगे? मोल्स ऑफ HCl कैसे निकलेंगे? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। 25 into 2/1000
0.05। ये HCl के मोल हैं। अब इससे कॉपर कार्बोनेट के मोल कितने बनेंगे? आधे, 0.025 मोल। ठीक है। अच्छा नहीं, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है बेटा ये। मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट अलग निकालने हैं आपने, आपको देखना है इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो ये है 3.7 डिवाइडेड बाय MR। कॉपर कार्बोनेट का MR कितना होता है? 64 प्लस कार्बन 12 प्लस 48, 48 प्लस 12 प्लस 64 इज 124। 124 से डिवाइड करें 3.7 को। लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉन्सेप्ट है 0.0298 0.0298 मोल। अब मुझे बताओ इन दोनों से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? ये लिमिटिंग है, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट का जब 1 मोल होता है ना तो HCl के कितने मोल चाहिए होते हैं? 2। कॉपर कार्बोनेट का अगर 0.03 कर लो राउंड ऑफ करके, 0.03 है तो उसके कितने चाहिए थे? 0.06। तो HCl के कितने हैं? 0.05। समझ में आई बात? तो वो लिमिटिंग जी सर। रिएक्टेंट हुआ। जब वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट होगी। तो इसके 2 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है। तो अगर इसके 0.05 मोल हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 0.025 मोल बनेंगे। मोल आ गया, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.025 इंटू 24 इज 0.6 dm³। ये आंसर है। 8 का आंसर ए है। सबको समझ में आई? जल्दी बताएं बेटा, टाइम कम है। तो ये कॉपर कार्बोनेट का MR भी निकालना पड़ेगा? हाँ ना, दोनों रिएक्टेंट के मोल्स निकाल के डिसाइड करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। के आंसर तो कार्बन डाइऑक्साइड से देना है ना, 2 रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी हुई है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, समझ आ। ए आंसर है 8 का। 8 का आंसर ए है। 9 जल्दी से करते हैं, 10 करके MCQs तो खत्म करें। अब देखो बेटा, वही वाली बात है, कैल्शियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन अगर आपको ये नहीं आता तो गए आप कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला सही लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। ऑक्सीजन। यहाँ 2 यहाँ 4 लगेगा। ठीक है। विच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, अगर आप यहाँ पे अगर 2 मोल इस्तेमाल करते हैं ना, 2 मोल पे वॉल्यूम बनती है 24 dm³। 0.5 पे कितनी बनेगी? तो 6 dm³। ये आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। 2 पे 24 है, 0.5 पे कितनी होगी? 6। ये आंसर है इसका। 10 लास्ट क्वेश्चन। 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ बेरियम। अब कार्बोनेट की इक्वेशन तो बेटा तुम्हें आयशा जो तुम पूछी थी ओ लेवल में पढ़ी होगी ना। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में, ये वो वाली इक्वेशन है। ठीक है। कहने सबसे ज्यादा लॉस कौन देगा मास में, मतलब सबसे ज्यादा मास किसका निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जो गैस निकलेगी वो तो 44 ग्राम ही निकलेगी हमेशा। लॉस बड़ा तब कहलाएगा जब आपका स्टार्टिंग मास छोटा हो। जब ये स्मॉल हो ना, ये स्मॉल हो, ये स्मॉल होगा ना, तो ये जो मास निकलेगा 44 वो लार्ज काउंट होगा। तो स्मॉल होगा वो लिथियम कार्बोनेट में, क्योंकि लिथियम का मास सबसे कम है। सी आंसर है आपका। 10 का आंसर सी है। अच्छा, मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, मैं इसको सेव कर लूँ आपके आंसर्स के नाम से, और फिर मैं आपको ये क्वेश्चन जरा दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के सर के ऊपर से गुजर गया होगा कि हुआ क्या है ये। सेक्शन ए टेस्ट MCQ आंसर्स सेव। चलिए सेव हो गया, ये मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। अच्छा बेटा, जरा इधर दोबारा आ जाएं। जरा सब लोग अटेंटिव होकर ये बात सुने।
कोई भी कार्बोनेट होगा ना, कोई भी कार्बोनेट जब वो डिकम्पोज होगा तो उसमें से क्या निकलेगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। एग्री? अब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी उसका मास तो कितना है? 44 ग्राम। अब वो ग्रेटेस्ट लॉस। लॉस क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग मास में से 44 निकाल दें तो वो लॉस है। तो लॉस बड़ा कब होगा? जो लॉस हो रहा है वो तो कांस्टेंट है, तो ये बड़ा कब कहलाएगा? जब आपका स्टार्टिंग मास क्या हो? स्टार्टिंग मास 50 और 50 में से 44 लॉस हो जाए तो आप बोलेंगे बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर स्टार्ट मास 500 हो, 500 में से 44 लॉस हो तो कंपैरेटिवली लॉस इतना बड़ा नहीं है। तो स्टार्टिंग मास को बड़ा कौन बना रहा है? क्या कार्बोनेट बड़ा बना रहा है? हर दफा कार्बोनेट तो सब में सेम मास दे रहा होगा। बड़ा और छोटा मास को कौन बना रहे हैं? मेटल्स। तो मैंने वो मेटल सेलेक्ट किया जिसका मास सबसे छोटा है, लिथियम। लिथियम का मास 7 होता है। जैसे पता है लिथियम सबसे कम मास दे रहा होगा, लिथियम कार्बोनेट का मास सबसे कम होगा, छोटा मास होगा। छोटे मास में से 44 निकाल दोगे तो लॉस बड़ा कहलाएगा। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया। रादर देन आप हर एक की इक्वेशन लिखें, जो वो बच्चा बोल रहा था कि हम हर एक की इक्वेशन लिखेंगे क्या, तो हाँ, जिसको ये लॉजिक समझ में नहीं आई वो फिर हर एक की इक्वेशन लिख के कैलकुलेट करे मास लॉस। लेकिन सर हमें इसमें रेशोस का तो नहीं पता, क्या पता क्या कोई चीज? सर रेशो का भी तो नहीं पता ना, क्या पता कोई 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर ए रहा बी और डी सारे सेम रेशोज हैं, सी का रेशो अलग है। सी है लिथियम कार्बोनेट, Li2CO3। इसमें क्या होगा? बनेगा भी लिथियम का ऑक्साइड ना, Li2O प्लस CO2, तो वो बैलेंस हो जाएगी वहां से बात, क्योंकि ग्रुप 1 है। बाकी सब में क्या होगा? ए बी और डी में XCO3 होगा और XO बनेगा प्लस CO2। मेन बात क्या है कि CO2 एक ही बन रहा है सब में, और जब तक CO2 एक बन रहा है तो वो 44 ग्राम ही होगा। अब बात आती है इनिशियल मास पे। इनिशियल मास सबसे कम लिथियम कार्बोनेट का ही है। वरना फिर आप सारी इक्वेशन लिखें। चलें भाई, आज मेरी यहीं तक है, बाकी इंशाल्लाह कल आपसे स्कूल में मुलाकात होगी।